हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है मानव जीनोम परियोजना। तो मानव जीनोम परियोजना के अंदर देखिए, इससे पहले हमने बात की थी क्लोनिंग के बारे में। क्लोनिंग हमने बात की थी कि क्लोनिंग होती क्या है कि दो जीवों को, मतलब ऐसे जीव प्राप्त करना जो आपस में क्या हो, आनुवांशिक रूप से तथा संरचनात्मक रूप से एकदम क्या हो, समान हो, वे क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। तो इसके बाद हमने देखा मानव जीनोम परियोजना। तो मानव जीनोम परियोजना देखिए क्या होती है। जीनोम परियोजना यह वैज्ञानिक परियोजना है जिसका लक्ष्य किसी प्राणी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम का पता करना है। जीन हमारे जीवन की कुंजी है। आपको पता ही है कि भी कोई भी मान लीजिए डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर मेन कार्य किसका होता है भी, जीन का। कि जो जीन होता है वो आगे चलकर लक्षणों का क्या करता है, निर्धारण करता है। मतलब एक विशेष जीन एक विशेष लक्षण का क्या करता है, निर्धारण करता है। ये आपको पता ही है। तो वैज्ञानिकों ने जीनोम के बारे में, मतलब एक कोशिका के अंदर जितने भी अगुणित जीनों का जो समुच्चय होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। मतलब एक कोशिका के अंदर जितने जीनों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो प्राणी होता है, कोई भी सजीव होता है, उसकी जैसे बात करते हैं मनुष्य की, तो मनुष्य के अंदर हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, अरबों कोशिकाएं हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर डीएनए की जो मात्रा है और जो संरचना है वो क्या है, समान है। क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य का जो विकास होता है वो एक कोशिका से होता है। जैसे नर का शुक्राणु व मादा से अंडाणु दोनों संलयित होकर किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। और युग्मनज फिर आगे विभाजित होता जाता है अनेक कोशिकाओं में और विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होता रहता है। ठीक है भाई। उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे एक कोशिका थी तो एक कोशिका विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का क्या किया, उसने निर्माण किया समसूत्र विभाजन करके। तो प्रत्येक कोशिकाओं में क्या पाए जाएंगे, समान जीन पाए जाएंगे। ठीक है भाई। तो जीन हमारे जीवन की क्या है, एक कुंजी है। हम कैसे देखते हैं, कार्य करते हैं, वह काफ़ी अंश तक हमारे देह में छुपे हुए जीन तय करते हैं। यही नहीं, जीन मानव इतिहास और भविष्य की ओर भी क्या करते हैं, संकेत करते हैं। दो भिन्न व्यक्तियों में मिलने वाला डीएनए अनुक्रम कुछ जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। ये तथ्य मानव जीनोम में मिलने वाले पूर्ण डीएनए अनुक्रम को पता लगाने के लिए विवश करता है। हमने कल बात की थी, जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर आपको बताया था एक क्या पाया जाता है, वीएनटीआरएस पाया जाता है। ठीक है भाई। वीएनटीआरएस वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। तो वो क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग होता है, ये आपको मैंने बताया था। मतलब हर मनुष्य का 99.9% डीएनए क्या होता है, समान होता है। 99.9% डीएनए क्या होता है, समान होता है। परंतु जो 0.1% जो डीएनए होता है वो प्रत्येक प्राणी में क्या होता है, भिन्न होता है। उसके आधार पर हम मनुष्य ही क्या करते हैं, आनुवांशिक रूप से पहचान करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। अब इसके अंदर आगे चलते हैं कि जीन वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि एक बार मानव जाति के समस्त जीनों की संरचना का पता लग जाए तो मनुष्य की जीन कुंडली के आधार पर उसके जीवन की समस्त घटनाओं और दैहिक लक्षणों की हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। यद्यपि यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि मानव शरीर में हजारों लाखों जीवित कोशिकाएं हैं और किसी कोशिका में उपस्थित जीनों के इस विशाल समूह को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। देखिए जीन कुंडली किस प्रकार से, आपको पता है कि भाई कई बार क्या होते हैं, मनुष्य के अंदर आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, या कोई जीन मान लीजिए विलुप्त हो जाता है, कोई गुणसूत्र मान लीजिए विलुप्त हो जाता है, या कई बार क्या हो जाते हैं, अप्रभावी जीन प्रकट हो जाते हैं। तो अप्रभावी जीन प्रकट होने के कारण भी कई प्रकार के आनुवांशिक विकार हो जाते हैं, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया। तो ये हमने आपको बताया था। तो वैज्ञानिक इसको क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इनका भाई पता चल जाए कि भाई इस जीन के द्वारा इस विशेष प्रकार की संरचना की क्या होती है, प्रभावित होती है, ये विशेष प्रकार की संरचना मनुष्य के अंदर क्या होती है, प्रभावित होती है, तो वैज्ञानिक उसको भ्रूणीय अवस्था में ही क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है। जिससे आनुवांशिक विकार को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। मानव जीनोम के अनुक्रम को पता लगाने के लिए मानव जीनोम परियोजना सन 1988 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुई। अब देखिए ये एक कोई छोटी मोटी परियोजना नहीं थी कि भाई ऐसा ही नहीं है कि भाई शुरू कर दिया। इसको बहुत अधिक समय चाहिए था और ये क्या थी, बहुत अधिक खर्चीली परियोजना थी। जो सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू की गई, जो
संयुक्त राज्य अमेरिका है अपना, यूएसए, वहाँ पर 1988 में मानव जीनोम परियोजना का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। इस औपचारिक शुभारंभ मतलब इसका जो औपचारिक मूलभूत जो शुभारंभ था वो 1990 में हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तथा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की भागीदारी से यह परियोजना क्या हुई, प्रारंभ हुई। ये दो संस्थाएं इन्होंने भाग लिया इस परियोजना को प्रारंभ करने में। कालांतर में इसमें विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया है। 18 देश की लगभग 250 प्रयोगशालाएं इसमें क्या है, सम्मिलित है। मतलब जितनी भी जीन प्रयोगशालाएं हैं वो 18 देश मिलकर इस पर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। वस्तुतः यह एक अति महत्वाकांक्षी, वृहत एवं सर्वाधिक खर्चीली परियोजना है। ठीक है भाई, मतलब इसके अंदर आप मान के चलिए कि $10 मिलियन कम से कम इस परियोजना के अंदर क्या होते हैं, खर्च होते हैं। और ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी अधिक वर्ष का क्या लगता है, समय लगता है। यह परियोजना महायोजना भी कहलाती है, इसे हम मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ये अत्यधिक लंबे वर्ष तक चलने वाली परियोजना है। क्योंकि मनुष्य के अंदर ऐसा तो है नहीं कि भी एक आध जीन है, हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों जीन है, उनका पता लगाना है हमें। यह परियोजना जेम्स डी वॉटसन के नेतृत्व में क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। और इसके बाद इनके स्थान पर फ्रांसिस कोलिंस के नेतृत्व में इसका क्या किया गया, पूर्ण हुआ। मतलब जेम्स डी वॉटसन इसके क्या थे, प्रथम जो नेतृत्व करता थे। मतलब इनके नेतृत्व में एक क्या हुई, परियोजना प्रारंभ की गई। बाद में जैसे जैसे समय चलता गया तो इनके बाद में कोलिंस के नेतृत्व के अंदर ये क्या हो गई, पूर्ण हो गई। इस परियोजना के मुख्य लक्ष्य क्या है भाई, ये परियोजना हम क्यों प्रारंभ करते हैं, इसके देखिए मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं। मानव जीनोम में 1 लाख जीनों की पहचान करना। मतलब मानव जीनोम मतलब एक कोशिका के अंदर जितने भी जीन उपस्थित होते हैं उन सभी जीनों के अनुक्रम को पता लगाना। देखिए डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, 4 अनुक्रम उपस्थित होते हैं, जैसे ATGCT AT, ये आपको मैंने बताया था। और ये जो अनुक्रम होते हैं वो जीन की संरचना का निर्धारण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जीन की संरचना का निर्धारण करते हैं, मतलब जीन की संरचना के अंदर भाग लेते हैं। तो मानव जीनोम के अंदर जो 1 लाख जीन है उनका क्या करना, पता लगाना। भाई कौन कौन से जीन है और वो क्या क्या कार्य करते हैं, उन सब का क्या करना, पता लगाना। मानव जीनोम बनाने वाले लगभग 3 अरब 20 करोड़ क्षारकों के अनुक्रम का निर्धारण करना। अब देखिए मानव के अंदर जीनोम बनाने वाले मतलब विभिन्न प्रकार के जीनों को बनाने वाले, मतलब एक जीन का समूह बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, 4 क्रम चाहिए होते हैं। जैसे प्यूरिन पिरिमिडिन। ठीक है, तो प्यूरिन पिरिमिडिन आपको पता है 4 अनुक्रम मतलब डीएनए के ऊपर एक अनुक्रम में सीक्वेंस में व्यवस्थित होते हैं। तो 3 अरब 20 करोड़ ये क्या है, अपने 4 अनुक्रम है, कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 3 अरब 20 करोड़ इनका हमें क्या लगाना, निर्धारण करना। भी एक स्पेसिफिक संरचना, जैसे मान लीजिए यू तो नहीं आएगा, ATGCTGA प्रकार, मतलब ये विभिन्न प्रकार के जो अनुक्रम है इनका हमें क्या लगाना, पता लगाना। और विभिन्न अनुक्रम में कौन सा जीन किस अनुक्रम में व्यवस्थित होता है इसका भी हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। आगे देखिए उपरोक्त सूचनाओं को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। अब देखिए इतने सारे जीन हैं, हज़ारों लाखों जीन हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी कॉपी के अंदर लिख लेंगे, ठीक है, या किसी किताब के अंदर छाप लेंगे इसको और ज़रूरत पड़ने पर फिर उसको ढूंढेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाया, मतलब डाटाबेस तैयार करना। डाटाबेस जैसे आप कंप्यूटर के अंदर डाटाबेस संग्रहित करते हैं, डाटा को संग्रहित करते हैं, उसी प्रकार से जो जीनों के जो सूचनाएं थी, मतलब जीनों का जो डाटा था वो वैज्ञानिकों ने किस में संग्रहित किया, कंप्यूटर के अंदर संग्रहित किया। इन्होंने कई प्रकार के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनके द्वारा सहायता ली और इसको कंप्यूटर के अंदर किसी भी, मान लीजिए आपको किसी जीन का पता लगाना है, किसी जीन के अनुक्रम का पता लगाना है, तो आप डायरेक्ट सर्च मारेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए आपको इंसुलिन हार्मोन, मतलब जो इंसुलिन बनाने के लिए जो जीन उत्तरदायी होता है उसका अगर आपको सीक्वेंस चाहिए तो आप डायरेक्ट उसमें आसानी से सर्च करके उसको पता लगा सकते हैं। तो डाटाबेस को संग्रहित करना ये भी क्या थी, एक चुनौती का कार्य था। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक विकसित करना, मतलब उन आंकड़ों को क्या करना, पहचानना, उनकी पहचान करके उनके क्या करना, विश्लेषण करना। मतलब आपने उसको निकाल तो लिया है, पहचान लिया है, फिर उसके ऊपर एक अध्ययन करना है आपको सीक्वेंस के ऊपर कि ये किस प्रकार से कार्य कर रहा है। परियोजना से नैतिक, विधिक व सामाजिक मुद्दों का निराकरण करना। भाई मतलब जो अपने सामाजिक जैसे मान लो मुद्दे हैं कि भाई कई बार क्या देते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें कई प्रकार के आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो कई प्रकार की क्या चलती है, सामाजिक धारणाएं चलती है, जो रूढ़ धारणाएं हैं कि भाई
किसी धार्मिक चीज़ से जोड़ दिया या उसको और किसी चीज़ से जोड़ दिया। तो इन सब को हटाने के लिए, मतलब इनके बारे में एक स्पेसिफिक जानकारी देने के लिए, नहीं भाई ये ऐसे नहीं होते, मतलब ये जीन की कमी से, जैसे आपने देखा कि कई बार एडवर्ड सिंड्रोम रोग हो जाता है या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है, उसके अंदर बच्चे क्या होते हैं, अब सामान्य रूप से विकसित होते हैं। तो इनके बारे में बताना कि भी ये इस प्रकार के जीनों की कमी से होता है, तो उसके बारे में बताना भी इसका क्या है, एक उद्देश्य है। इसके साथ ही बहुत से मॉडल जीवों जैसे जीवाणु, ई कोलाई, ईस्ट, सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी, गोलकर्मी, सिनोरे, हेपेटाइटिस, एलिगेंस, फल मक्खी, ड्रोसोफिला एवं चूहे मस्कुलस के संपूर्ण जीनोम के क्षार अनुक्रम का निर्धारण करना है। मतलब विभिन्न प्रकार के जीवों को भी इसके अंदर क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। जैसे जीवाणुओं का जीनोम ज्ञात करना, चूहों का ज्ञात करना या अन्य किसी जीनोम का ज्ञात करना भी इसका क्या है, एक उद्देश्य है। नेक्स्ट आती है इसकी विधि। भाई इसको किया किस प्रकार से जाता है, देखिए मानव जीनोम परियोजना में 2 महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया है। पहले तरीके में उन सभी जीनों को पहचाना गया जो आरएनए के रूप में अपने आप को व्यक्त करते हैं, उन्हें व्यक्त अनुक्रम गुंडी कहा गया है। मतलब इसके अंदर मानव जीनोम परियोजना में 2 महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया है। पहला, देखिए आपको पता है कि प्रोटीन निर्माण के समय, मतलब प्रोटीन निर्माण से पहले डीएनए से किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। मतलब डीएनए क्या करता है, अपने जो सूचनाएं होता है, डीएनए के ऊपर जो जीन होते हैं या जो अनुक्रम होते हैं, वो अनुक्रम क्या करते हैं, एमआरएनए के ऊपर, मतलब एमआरएनए के रूप में अपने क्या भेजते हैं, कोशिका द्रव्य में सूचना भेजते हैं। तो उन जीनों का पता लगाना जो अपने आप को किसके रूप में व्यक्त करते हैं, आरएनए के रूप में व्यक्त करते हैं, इन्हें व्यक्त अनुक्रम गुंडी कहते हैं। दूसरे तरीके में बचे हुए संपूर्ण जीनोम जिसमें कोडिंग तथा नॉन कोडिंग अनुक्रम आते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करके उनके कार्यों को निर्धारित किया गया है। इसे अनुक्रम टिप्पणी कहा गया है। मतलब दूसरा जो स्टेप होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए आपने डीएनए देखा है, डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, 4 अनुक्रम उपस्थित होते हैं। उन 4 अनुक्रमों में कई क्या होते हैं, कोडिंग होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए ये अपनी क्या है, यहाँ पर आनुवांशिक कूट है, या आनुवांशिक कूट में ये क्या है, कोड है यू यू यू। ये किसको कोड कर रहा है, भी फेनिल एलानी को कोड कर रहा है। और कोई जैसे मान लीजिए यू यू ए है, ये कोड है, ये किसको कोड करता है, ल्यूसीन को कोड करता है। परंतु कई प्रकार के कोड क्या होते हैं, किसी भी जीन को, मतलब किसी भी संरचना को कोड या किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग अनुक्रम कहते हैं। तो इसके अंदर हमारा प्रमुख ध्यान किस पर जाता है कि जो कोडिंग जीन होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। नॉन कोडिंग जीनों को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है भाई। तीसरा है अपना, संपूर्ण डीएनए अत्यधिक बड़ा होने के कारण उसके अनुक्रम का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता है। अतः संपूर्ण डीएनए के अनुक्रम की जानकारी के लिए उसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं। छोटे छोटे खंडों में क्या कर देते हैं, हम उसे तोड़ देते हैं। इसके बाद इस यादृच्छिक खंड को उचित क्लोन वाहक से जोड़कर उसे होस्ट सेल, मतलब आतिथ्य सेल में प्रवेश करा दिया जाता है। क्लोनिंग के द्वारा प्रत्येक डीएनए का प्रवर्धन होता है, जिससे इन डीएनए खंडों के अनुक्रमों का निर्धारण आसानी से होता है। इसके अंदर मैं आपको जो अपना बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा कि कई बार क्या होता है, जो डीएनए होता है उसको अत्यधिक मात्रा में रेप्लिकेट करने के लिए, मतलब उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए हम उसे क्लोन वाहक के साथ जोड़ देते हैं। जैसे हमने कल देखा क्लोनिंग की क्रिया, तो क्लोनिंग की क्रिया में हम क्या करते हैं भाई, कोई भी जो जीव होता है उस जीव को उसका जो जीन होते हैं उस जीन की भी हम क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं। तो इसमें क्लोन वाहक होता है, उस वाहक के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप इतना ध्यान रखिए एक बार इसको कि भी किसी एक क्लोन वाहक के साथ जोड़ देते हैं और किसी अन्य सेल में क्या करवाते हैं, उसको प्रवेश करवाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, होस्ट सेल कहते हैं। और उस सेल के अंदर वो जो डीएनए का टुकड़ा है वो एक वाहक के साथ जुड़कर इस कोशिका में प्रवेश करता है और कोशिका में प्रवेश करके अपना क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाता है, जिससे हम डीएनए का जो अनुक्रम है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्लोनिंग वाहक के रूप में मुख्य जीवाणुकर्मी गुणसूत्र, मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम BAC एवं ईस्ट कर्मी गुणसूत्र ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम उपयोग में लाए जाते हैं। जबकि आतिथ्य कोशिका में रूप में जीवाणु व ईस्ट का उपयोग किया जाता है। मतलब जो वाहक होता है ना,
मतलब जिसके साथ हम डीएनए के टुकड़े जोड़ते हैं, वो या तो जीवाणुकर्मी गुणसूत्र होता है, मतलब जीवाणु का गुणसूत्र होता है, या फिर ईस्ट कोशिका का क्या होता है, गुणसूत्र होता है, जिसके साथ हम क्या करते हैं, या आप कह दीजिए गुणसूत्र होता है या डीएनए होता है, वो क्या होता है, वाहक के रूप में कार्य लेते हैं। ये अपने दो क्या है, वाहक है, जो क्या करेंगे, अपने डीएनए के टुकड़ों को किस कोशिका में लेके जाएंगे, जीवाणु की कोशिका में व ईस्ट की कोशिका में लेके जाएंगे। जैसे ये टुकड़े जीवाणु कोशिका या ईस्ट कोशिका में पहुंच जाएंगे तो ये क्या करेंगे, रेप्लिकेशन की क्रिया करेंगे, ठीक है, प्रतिकृतिकरण की क्रिया करेंगे और अपनी संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। 5 नंबर है परिवर्धित डीएनए खंडों के अनुक्रम का निर्धारण फ्रेडरिक सेंगर द्वारा डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करने की डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेशन विधि द्वारा क्या की, विकसित डीएनए अनुक्रम द्वारा किया जाता है। मतलब जो परिवर्धित डीएनए खंडों के अनुक्रम का निर्धारण है फ्रेडरिक सेंगर द्वारा डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेशन, ये विधि है डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनर। मतलब जो हमने परिवर्धित होते हुए जो डीएनए खंड है, जो होस्ट सेल के अंदर हमने प्रवेश करवा दिए हैं, उन परिवर्धित होते हुए डीएनए खंडों की हमें क्या करनी है, क्षार अनुक्रम, मतलब उसका सीक्वेंस ज्ञात करना है। तो वो कौन सी विधि है अभी, डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनल विधि है। इसके द्वारा हम डीएनए का अनुक्रम ज्ञात कर सकते हैं। 6 नंबर है इस अनुक्रमित डीएनए खंडों को परस्पर अतिव्यापन के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। अनुक्रम के लिए परस्पर अतिव्यापित खंडों का निर्माण होना अति आवश्यक होता है। मतलब जो अनुक्रमित जो डीएनए खंड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, आपस में अतिव्यापित करवा। अतिव्यापन का अर्थ मतलब उनको क्या करना, जैसे कोई एक स्ट्रैंड है, उस स्ट्रैंड पर जो क्षार अनुक्रम होते हैं उसके अपोजिट जो स्ट्रैंड होता है, जैसे मान लीजिए नीचे ए है तो ऊपर क्या आएगा, टी आएगा, जी है तो ऊपर कौन सा आएगा, सी आएगा। मतलब फिर उनको क्या करवाते हैं, ओवरलैप करवाते हैं। तो ओवरलैप करवा कर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 7 है इन अनुक्रमित खंडों का मनुष्य द्वारा अतिव्यापन किया जाना संभव नहीं होता है। मतलब हम इसको डायरेक्ट खंड जो होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको अतिव्यापित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कंप्यूटर आधारित जो विशेष प्रोग्राम होते हैं उनमें इनको पंक्तिबद्ध किया जाता है। देखिए, अतः इन अनुक्रमित डीएनए खंडों को कंप्यूटर पर आधारित विशेष प्रोग्राम के द्वारा क्या करते हैं, पंक्तिबद्ध करते हैं, जिसके बाद में ये क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं एक दूसरे पर। जीनोम के आनुवांशिक एवं भौतिक मानचित्र को तैयार करने के लिए प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के पहचान स्थल की बहुरूपता एवं दोहराए गए डीएनए के अनुक्रमों जैसे माइक्रोसैटेलाइट है, जिन्हें माइक्रोसैटेलाइट कहते हैं, की उपस्थिति को उपयोग में लिया जाता है। यहाँ पर देखिए हमने बात की थी प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या करता है, डीएनए को एक विशेष सीक्वेंस के ऊपर से काटता है। ठीक है, डीएनए को क्या करता है, एक विशेष सीक्वेंस के ऊपर से काटता है, जिससे पहचान स्थल बहुरूपता एवं दोहराए गए डीएनए, मतलब जिस स्थान पर प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, कट करता है, वह दोहराए गए डीएनए अनुक्रम, दोहराए गए डीएनए अनुक्रम कौन से, वीएनटीआरएस, जिसे हम क्या कहते हैं, वीएनटीआरएस को माइक्रोसैटेलाइट, ठीक है, या उन्हें सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। इनकी उपस्थिति का हम क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं इनको, जिससे जीनोम का जो आनुवांशिक मानचित्र होता है वो आसानी से तैयार हो जाता है। अब देखिए मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं क्या है, मानव जीनोम परियोजना की। मानव जीनोम में 3165.7 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं, ये इसकी विशेषता होती है। मानव में पूर्वानुमान के आधार पर लगभग 80,000 से 1,40,000 जीन नहीं माने गए थे, परंतु मानव जीनोम परियोजना के द्वारा यह ज्ञात किया कि मानव में 30,000 जीन पाए जाते हैं। प्रत्येक जीन में औसतन 3,000 क्षारक पाए जाते हैं। मतलब एक जो जीन होता है उसमें कितने क्षारक होते हैं, मतलब प्यूरिन पिरिमिडिन जो क्षारक होते हैं वो कितने होते हैं, 3,000 होते हैं। मनुष्य में सबसे बड़ी जो जीन होती है वो होती है डिस्ट्रोफिन। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि मानव के अंदर सबसे बड़ी जीन कौन सी है, डिस्ट्रोफिन, जिसमें 2.4 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं। मतलब एक जीन के अंदर औसतन होनी कितनी चाहिए, 3,000 क्षारक, पर पाई कितनी जाती है, 2.4 करोड़। मानव जीनोम परियोजना द्वारा मानव जीनोम में एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता का पता लगा सकते हैं। मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोलोमॉर्फिज्म का क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं। मानव में लगभग 1.4
करोड़ जगह पर एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता पाई जाती है। यह जानकारी गुणसूत्र पर रोग आधारित अनुक्रम का पता लगाने में भी क्या करती है, महत्वपूर्ण योगदान देती है। 5 नंबर है, खोजी गई जीन में 50% जीन का कार्य ज्ञात कर लिया गया है। मतलब इस परियोजना के अंदर जितनी भी जीन खोजी गई थी उनमें से 50% मतलब 50% जीन, कौन सी जीन क्या कार्य करती है इसका भी पता लगा लिया गया है। नेक्स्ट है अपना, मानव जीनोम में 2% से भी कम जीनोम प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। मतलब जो पूर्ण जीन होते हैं उन जीन में से मात्र जो अपने कितने प्रतिशत भाई, 2%, मतलब बाकी के सारे क्या हो गए, नॉन कोडिंग हो गए, और जो 2% प्रोटीन निर्माण करते हैं वो क्या हो गए, कोडिंग हो गए, कोडिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट आता है अपना, गुणसूत्र 1 में सबसे अधिक जीन मतलब 2968 व वाई गुणसूत्र में सबसे कम जीन मतलब 231 जीन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र संख्या जो 1 होती है मतलब 1 नंबर जो सेट होता है क्रोमोसोम का उसमें सर्वाधिक जीन पाए जाते हैं, और वाई गुणसूत्र के अंदर सबसे कम जीन पाए जाते हैं, टोटल पाए जाते हैं 231। इसका भी पता लगा लिया गया। मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावर्ती अनुक्रम द्वारा होता है। मतलब पुनरावर्ती अनुक्रम मतलब जो वेरिएबल टेंडम रिपीट सीक्वेंस था उनके द्वारा क्या होता है, रेपिटेटिव सीक्वेंस के द्वारा क्या होता है, इसका निर्माण होता है। पुनरावर्ती अनुक्रम के छोटे फैले हुए भाग होते हैं जो कभी कभी 100 से अधिक बार क्या हो जाते हैं, पुनरावृत्त हुए होते हैं। इन अनुक्रमों का प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूट लेखन से कोई संबंधित कार्य नहीं है। ये अनुक्रम गुणसूत्र की संरचना, गतिकीय व विकास के बारे में प्रकाश डालते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए अपना ये जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और ये लेसन भी आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे हम अगले नए चैप्टर की अगली क्लास के अंदर। तो तब तक के लिए गुड बाय।